नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एंड गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि रिलेटेड है फिजिक्स से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिक सा जो हमारा चैप्टर है वो इलास्टिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। ओके, यहाँ से काफ़ी टाइम टीजीटी टैट दोनों में क्वेश्चन देखने को आपको मिलते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था कैपलर थर्ड लॉ। तो कैपलर थर्ड लॉ क्या कहता है हमें? कैपलर थर्ड लॉ आपको टाइम एंड जो रेडियस है उसके बीच में रिलेशन देता है। तो ये रिलेशन आपके पास आता है कैपलर थर्ड लॉ से, इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, सो कैपलर थर्ड लॉ है आपके पास ये, जो कि एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। इसको आप रीअरेंज कर सकते हैं T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू, अगर मैं इनको T1 एंड T2 करके लिखूँ, T1 T2 अगेन T2 एंड सॉरी R2, सो दिस विल बी इक्वल टू R2 अपॉन R1 अपॉन 3/2। मैं इसको इस करके रीअरेंज कर सकता हूँ। ये कैपलर लॉ से रिलेटेड है। तो आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इलास्टिक प्रॉपर्टी, इलास्टिक तो आपने सुना होगा कि जैसे रबड़ है उसको खींचते हैं वो अपनी पोजीशन के ऊपर वापस आ जाता है, वो हमारे पास हो गया इलास्टिक। और जो इसे हम खींचते हैं वो अपनी जगह के ऊपर वापस ना आए, वो नॉन इलास्टिक। ओके, ये तो हमें छोटी सी टर्म पता है कि इलास्टिक क्या होता है। सो इसको हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन आपके लिए छोड़ते हैं। नेक्स्ट टाइम आती है इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स, कि कोई भी सॉलिड है वो इलास्टिक बिहेवियर शो क्यों करता है। हमें पता है कोई भी एटम मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कंबाइन है तो कोई ना कोई फोर्सेस उनके अंदर प्रेजेंट है। जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हो गई, अगर किसी के अंदर वीक फोर्सेस है तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल नहीं होगा। जैसे गैसेस हो गई एकदम लचीली होती है बट एक दूसरे के साथ ज्वाइन भी नहीं होती है, क्योंकि उनकी जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वो काफ़ी कम है आपस में। ओके, सो हमारे पास टू टाइप ऑफ फोर्सेस होती है जो कि इलास्टिक फोर्स में काम करती है। फर्स्ट इज डिफॉर्मिंग फोर्स, सेकंड इज रिस्टोरिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स होती है जो कि किसी ऑब्जेक्ट का नक्शा बिगाड़ने के काम में आती है। ओके जैसे फाइट हो गई, किसी को हमने मार दिया तो उसका चाहे मुंह के ऊपर मार दिया, उसका मुंह बिगड़ गया, वो है डिफॉर्मिंग फोर्स। अब वो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर उसका इलाज करेगा, कोई मेडिसिन लगाएगा, बॉडी खुद रिकवर करेगी, वो रिस्टोरिंग फोर्स हो गई। ओके, सो यहाँ पे किसी को मारना नहीं है। हम बात करेंगे फोर्स की। जैसे स्प्रिंग आ गया, स्प्रिंग कुछ इस तरह से हमारे पास होता है, जब उसको खींचते हैं तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, यानी वो डिफॉर्मिंग फोर्स है। अब जब वो उसे हम छोड़ देंगे तो वो वापस अपनी पोजीशन के ऊपर जाएगा कुछ इस तरह से, तो उसे हम कहेंगे रिस्टोरिंग फोर्स। ओके, जो कि उसको वापस लाने में काम करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स एंड जो फोर्सेस है। तो फर्स्ट यहाँ पे टर्म हमारे पास आती है इलास्टिक। तो इलास्टिक क्या होता है हमारे पास? द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड बाय वर्च्यू विच रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप, यानी वो अपनी वापिस शेप में आ जाएगा, उसे कहते हैं इलास्टिसिटी। छोटे से टॉपिक है, इनमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ओके, परफेक्टली इलास्टिक क्या होगा? जो कि एकदम 100% गारंटी के साथ या 100% प्योरिटी के साथ वापस आते हैं, यानी बॉडी इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक इफ कंप्लीटली रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। स्प्रिंग को खींचोगे, अगर बार बार खींचोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा वो वापस नहीं आएगा, यानी थोड़ी उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। बट कुछ आपके पास होते हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज़। और परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज़ कौन होती है? जिनमें आयनिक, या जिन्हें हम आइडियल कंसेप्ट के साथ करते हैं, जिनमें आयनिक बॉन्ड आप कह सकते हैं। ओके, रिगेन कंप्लीटली द होलिस्टिक बॉडी। और एग्जाम्पल है क्वार्ट्ज फाइबर, ये क्वेश्चन टैट में आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्टली इलास्टिक? रबर, स्टील, क्वार्ट्ज फाइबर। ओके, तो वहाँ पे क्या आंसर था आपके पास? क्वार्ट्ज फाइबर। याद रखिएगा, यहीं से छोटी छोटी टर्म से क्वेश्चन बनते हैं। परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, परफेक्टली प्लास्टिक मीन्स नॉन इलास्टिक। ओके, जो कि अपनी पोजीशन को रिगेन नहीं करता है, इवन स्लाइटली थोड़ा बहुत करेगा या डिफॉर्म हो जाएगा। ओके, सो उसे हम कहेंगे प्लास्टिक बॉडी। यानी द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल डज नॉट बाय वर्च्यू ऑफ विच इट्स डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल कन्फिग्रेशन व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइज। ओके, अब किसी बॉडी की पोजीशन चेंज क्यों होती है? उसका रीज़न होता है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। आपने सुना होगा, यार मेरे ऊपर बहुत स्ट्रेस है, इट मीन आपको टेंशन है, यानी कोई फोर्स आपके ऊपर लगी हुई है जो कि आपको इफ़ेक्ट कर रही है। तो ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या होगा? कोई फोर्स होगी जो कि उसकी शेप को चेंज करेगी। तो फर्स्टली टर्म हमारे पास है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो सबसे पहले है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है हमारे पास? रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द
बॉडी, कि कोई बॉडी अपनी पोजीशन को वापस लेना चाहती है। मान लीजिए आपको सर में दर्द है, रीज़न क्या है? क्योंकि आपके अंदर या आपके ऊपर कोई प्रेशर है कि मान लीजिए कोई काम करना है, आपने नहीं किया है, तब तक आप उस काम को नहीं करोगे, तब तक आपके ऊपर से प्रेशर नहीं जाएगा। वही बात है ऑब्जेक्ट में, ये ऑब्जेक्ट है, अब मैंने क्या किया, इसमें प्रेशर अप्लाई किया और यहाँ तक आ गया, यानी ये जो है इसमें सारा क्या है, यहाँ पे तो फोर्स लगी हुई है, इसका एरिया भी कम कर दिया मैंने। अब ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है पूरा का पूरा स्ट्रेस के अंदर है, इसको अपनी पोजीशन में वापस आना है। जब ये अपनी पोजीशन में वापस आ जाएगा तो वो सेफ हो जाएगा, उसके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा। यानी ये जो बाकी ऑब्जेक्ट है इसने एक फोर्स लगाई हुई है इस पोजीशन को रिगेन करने के लिए। ओके, तो इसे हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। यानी रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल एंड अपोजिट टू द डिफॉर्मिंग फोर्स। जितनी हमने लगाई होगी फोर्स उतनी ही फोर्स वो भी लगाएगा। ओके, सो स्ट्रेस, तो यहाँ से आप इक्वेशन से इजी वे में याद रख सकते हैं। स्ट्रेस क्या होता है हमारे पास, फोर्स अपॉन एरिया। कितनी फोर्स हमने लगाई है, कितने एरिया के ऊपर वो लगाई है। ओके, तो जो प्रेशर है वही आपके पास स्ट्रेस है। ओके, प्रेशर भी हम इसे कह देते हैं। तो एक्सटर्नल फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स अपॉन एरिया ऑफ द बॉडी, सो एफ अपॉन ए। सो एस आई यूनिट, द यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वेयर। ओके, जो प्रेशर के यूनिट है सेम यूनिट है आपके पास, प्रेशर के भी यही यूनिट होंगे, क्योंकि प्रेशर भी आपके पास फोर्स अपॉन एरिया ही होगा, यानी एम एल -1 T-2। यूनिट देखेंगे तो पास्कल भी आप ले सकते हैं। 1 पास्कल किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वेयर। डायमेंशन फार्मूला इसका प्रेशर के बराबर है। ओके, क्वेश्चन आ जाता है ये भी। और स्ट्रेस कैसा है आपके पास, एक स्केलर क्वांटिटी है। अब बात आती है स्ट्रेस कितने टाइप का होता है, तो यहाँ पे स्ट्रेस को 2 टाइप में बदला गया है। तो स्ट्रेस बेसिकली आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स है पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द बॉडी। यानी एक बात याद रखिए, परपेंडिकुलर लगता है जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है। अब 2 टाइप के स्ट्रेस होंगे, फर्स्ट इज टेंसाइल स्ट्रेस, सेकंड इज कंप्रेसिव। यानी किसी चीज़ को अगर हमने खींचा है तो उसे कहेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव होगा अगर किसी चीज़ को हमने दबा दिया है। ओके, दोनों में लगेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हमारे पास एल है, इसको मैंने क्या किया कि यहाँ पे कुछ 10 किलो का वेट लगा दिया। अब ये क्या होगा, लंबा हो गया थोड़ा सा, तो इसको हम कहेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी लेंथ प्लस चेंज इन लेंथ। ओके, ये हो गई टेंसाइल स्ट्रेंथ। एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, स्ट्रेस क्या होगा हमारे पास, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारे स्ट्रेस हमारे पास होगा कि मैंने इसको हाइड्रोलिक प्रेस से कंप्रेस कर दिया। ओके, इतने ले आया मैं इसको, यानी कितनी लेंथ चेंज हो गई इसकी, एल माइनस डेल्टा एल। ओके, ये हमारे पास हो गया कंप्रेसिव स्ट्रेस। ओके, इजी वे में अंडरस्टैंड हो जाएगा आपको। ओके, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ को भी हम फोर्स अपॉन एरिया के साथ ही एक्सप्रेस करते हैं। ओके, डेफिनेशन आप यहाँ से देख लीजिएगा, अंडरस्टैंडिंग की ही बात है सारी की सारी। कंप्रेसिव भी मैंने आपको बता दिया। ओके, सो अंडर टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट इज जीरो बट द ऑब्जेक्ट इज डिफॉर्म। जो नेट फोर्सेज है वो कितनी होती है, जीरो होती है, बट ऑब्जेक्ट जो है डिफॉर्म हो जाता है अपनी पोजीशन से। एंड टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस इज आल्सो टर्म एज ओ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल यानी जो लेंथ है वो उसमें इफेक्ट पड़ा है, तो इसे क्या कहेंगे हम, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ओके, सो टेंसाइल स्ट्रेंथ और शेयर्ड स्ट्रेस, ये नेक्स्ट टर्म है हमारे पास। तो शेयर्ड होता है कि आपने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाई है, उसने अपनी पोजीशन ही चेंज कर ली है। यहाँ पे आप देखेंगे ए ऑब्जेक्ट है, जब मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई यहाँ पे, तो इसका क्या हुआ, बेस तो वहीं पे रहा बट इसका इतना एरिया जो है वो थोड़ा सा यहाँ से चेंज हो चुका है। ओके, सो व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट along the tangent surface of the opposite face on the object, then one face जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगा। केवल एक फेस डिस्प्लेस हुए, दूसरा नहीं हुआ है। ओके, तो उसे हम क्या कहते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेस। यानी टेंजेंट स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्सिंग एक्टिंग टेंजेंट टू द सरफेस टू द एरिया ऑफ द सरफेस। ओके, सभी फोर्स अपॉन एरिया हमारे पास आ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बल्क और वॉल्यूम स्ट्रेस और हाइड्रोलिक स्ट्रेस। यानी किसी के बल्क में, यानी अंदर जो है, किसी चीज़ को मैंने प्रेस कर दिया तो उसे क्या कहेंगे हम, हाइड्रोलिक स्ट्रेस। हाइड्रोलिक प्रेस आपने सुना होगा, किस चीज़ को दबाया जाता है, यानी व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन लिक्विड या फ्लूइड, द फ्लूइड एक्सर्ट फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट
शोन इन फिगर एज ए रिजल्ट वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज, यानी किसी चीज़ को हमने क्या किया है, फ्लूइड में डाला है। ये क्वेश्चन आता है कि जो बल्क स्ट्रेस है या वॉल्यूम स्ट्रेस है वो किस चीज़ के ऊपर आता है, लिक्विड एंड गैसेज में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे लिक्विड ने इसके ऊपर प्रेशर डाला है तो इसका एरिया जो है ये थोड़ा सा ये कंप्रेस हो गया है। तो बल्क स्ट्रेस के जो हमारे पास इक्वेशन आती है वो भी फोर्स अपॉन एरिया। ओके, सो इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस टू प्रोड्यूस द डिस्टॉर्ट और चेंज इन द साइज वॉल्यूम। ओके, नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है हमारे पास, स्ट्रेस तो हमने देख लिया फोर्स अपॉन एरिया होता है। अब स्ट्रेन होता है हमारे पास कितना स्ट्रेन आया है उसमें, यानी कितनी कन्फिग्रेशन चेंज हुई है, यानी ओरिजिनल कन्फिग्रेशन एंड चेंज इन कन्फिग्रेशन के बीच में रेशियो, चाहे शेप चेंज हुई है, चाहे लेंथ चेंज हुई है, चाहे वॉल्यूम चेंज हुआ है। अब स्ट्रेन जो है हमारे पास 3 टाइप का है। फर्स्ट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमने देख लिया था। ओके, स्ट्रेस देखा था हमने, तो वही टर्म यहाँ पे आएगी। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा हमारे पास, द स्ट्रेन इज प्रोड्यूस व्हेन द बॉडी इज अंडर टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस हमने देख लिया, इसमें लेंथ चेंज हो रही है। सो ये तभी आपके पास आएगा जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर टेंसाइल स्ट्रेस लगेगा। ओके, और वो कंप्रेस होगी आपके पास, यानी इज डिफाइन एज द रेशियो ऑफ द चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। सो डायरेक्टली डेफिनेशन को पढ़ने से अच्छा है मैं आपको ईजी वे में अंडरस्टैंड करवाता हूँ। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ओके, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। सो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। वॉल्यूम स्ट्रेस क्या होता है हमारे पास, अब वॉल्यूम में चेंज हो रहा है आपके पास। सो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ओके, एंड नेगेटिव साइन शो करता है कि वॉल्यूम डिक्रीज हो। अब शेयर स्ट्रेन क्या होता है आपके पास, ये आपके पास आता है दिस टाइप ऑफ प्रोड्यूस व्हेन बॉडीज अंडर द टेंसाइल स्ट्रेस। ओके, सॉरी, टेंजेंटली स्ट्रेस और शेयर्ड स्ट्रेस के बीच में होगी वो। इट डिफाइन एज द एंगल थ्रू द फेस ऑफ द बॉडी ओरिजिनली परपेंडिकुलर टू द फेस ऑफ द। ओके, और इसकी इक्वेशन हमारे पास है tan x अपॉन एल। एंड द स्ट्रेन प्रोड्यूस इन अ स्प्रिंग इज अ लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज स्टेयर। अगर कोई स्प्रिंग है आपके पास तो उसमें कौन सा आएगा, उसमें हमारे पास आएगा लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज शेयर्ड। ओके, इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाई स्पेंडिंग अ लोड, जैसे कोई स्प्रिंग है इसमें मैंने लोड लगा दिया तो इसमें कौन सा आएगा, शेयर भी आएगा, इट मीन उसका डायमीटर कम हो जाएगा। ओके, एंड जो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल है वो भी आएगी, उसकी लेंथ भी हो जाएगी। ओके, सो हुक्स लॉ आपको क्या कहता है यहाँ पे, हुक्स लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये रिलेशन है आपके पास स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बीच में। तो ये आपको बताता है जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है वो ऑलवेज कांस्टेंट रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर लगे रहेंगे। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू कांस्टेंट इन द स्ट्रेन, सो दे आर कांस्टेंट। सो दिस इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इनको क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारे पास होती है रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन, यानी रेशियो ही है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के बीच में। इसका डायमेंशन फार्मूला हमारे पास आता है ml-1 t-2। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मैटर। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द मैटर के ऊपर, ना ही वो आपके पास मॉड क्या कहते हैं इसे, इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन, यानी डायमेंशन के ऊपर भी डिपेंड नहीं करेगी, ना ही लेंथ, एरिया, वॉल्यूम। और वो आपके पास मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी जो है सेम होती है एज दैट ऑफ स्ट्रेस और प्रेशर। ओके, तो ये प्रेशर के ही साथ आपके साथ वेरी करेगी। नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है यहाँ पे इलास्टिक मॉडुली या मॉडुली। तो ये हमने टर्म्स का देखी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है आपके पास रेशियो हो गई स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बीच में। तो यहाँ पे जो है आपके पास स्ट्रेन जो है वो 3 टाइप में इन्होंने डिवाइड किया है, यंगेस्ट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यंगेस्ट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है आपके पास, ये आपके पास रेशियो है बिटवीन टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बीच में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी लेंथ में चेंज आया है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन ड्रॉ किया है। फर्स्टली हमने देख लिया टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है हमारे पास, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ओके, अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी है आपके पास कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना होगा आपके पास। ओके, तो सॉरी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आपके पास हो गया डेल्टा एल अपॉन एल एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गया फोर्स अपॉन एरिया। सो इसको ही हम यहाँ पे रीअरेंज करेंगे तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास यहाँ पे बन जाता है। यंगेस्ट मॉडुलस जो है रेशियो है आपके पास किसके बीच में, टेंसाइल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बीच में। तो हमारे पास यहाँ से ये इक्वेशन एक और बन जाती है
एंड इसके यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर इनवर्स, प्रेशर के भी बराबर है। सो यहाँ से क्वेश्चन आपके पास आता है, लार्जर द वैल्यू ऑफ यंगेस्ट मॉडुलस ऑफ मटेरियल, लार्जर द वैल्यू ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज द लेंथ ऑफ द मटेरियल, यानी जितनी ज़्यादा यंगेस्ट मॉडुलस की वैल्यू होगी उतनी ही ज़्यादा ऑब्जेक्ट को ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी अपनी पोजीशन को चेंज करने के लिए। ओके, और यंगेस्ट मॉडुलस जो है वो नेचर के ऊपर डिपेंड करता है केबल मटेरियल के, ना ही वो आपके पास डायमेंशन के ऊपर डिपेंड करेगा, और वो आपके पास डिक्रीज़ करता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती चलती है। ओके, एंड यंगेस्ट मॉडुलस कितना होते हैं आपके पास, यंगेस्ट मॉडुलस फॉर परफेक्ट रिजिड बॉडी इज इन्फिनिटी। रीज़न है आपके पास क्यों होता है। ओके, तो ये पांचों के पांचों इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। यहाँ पे आपके पास वैल्यू दी गई है यंगेस्ट मॉडुलस की। ओके, देखिए डायमंड का कितना ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतना ही मुश्किल होगा इसको डिफॉर्म करना। नेक्स्ट हमारे पास बल्क मॉडुलस आता है। तो बल्क मॉडुलस यानी बल्क की प्रॉपर्टी है, तो ये आपके पास है वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन बल्क स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। सो बल्क स्ट्रेस पी के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं यानी प्रेशर के साथ, एंड वॉल्यूम स्ट्रेन माइनस डेल्टा वी अपॉन बी, ये टर्म्स हमने सारी पीछे निकाल ली है। तो अगेन हमारे पास इससे एक और एक्सप्रेशन यहाँ पे बनता है। ओके, नेगेटिव साइन आपको रिप्रेजेंट कर रहा है इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ पी काउज द डिक्रीज इन वॉल्यूम डेल्टा वी। सो यूनिट अगेन प्रेशर के ही हैं आपके पास। ओके, और यहाँ पे आपके पास इसकी वैल्यू दी गई है सभी की। एंड वर्क मॉडुलस जो है आपके पास वो या वर्क मॉडल ऑफ रिजिटिव बॉडी कितना होता है, इन्फिनिटी, एंड वर्क मॉडुलस फॉर आइडियल लिक्विड के लिए भी इन्फिनिटी। हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आता है यहाँ पे। तो जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है आपके पास वो क्या होगा, आपके पास वो रेसिप्रोकल होता है। ओके, तो वर्क मॉडुलस जो है आपके पास वो रेसिप्रोकल है आपके पास कंप्रेसिबिलिटी का। तो B इज इक्वल टू 1/K, सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा वी अपॉन पी वी। सो यूनिट अपोजिट है, सारे प्रेशर से अपोजिट यूनिट है। ओके, न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर, वैसे क्या था हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर इनवर्स। ओके, एंड सॉलिड आर एट लीस्ट compressible than liquid and gases are more compressible than liquid as solid. This is because bulk modulus of solid, जो bulk modulus solid का वो सबसे ज़्यादा है। ओके, ये न्यूमेरिकल आपके लिए यहाँ पे, तो फॉर्मूलेज अवेलेबल हैं आपके पास सारे के सारे। नेक्स्ट जो टर्म हमारे पास आती है वो है हमारे पास शेयर्ड मॉडुलस। अब शेयर्ड मॉडुलस क्या होता है हमारे पास, तो हमने पीछे देख लिया था कि पोजीशन चेंज होती है, जैसे यहाँ पे डिफॉर्म हो रहा है, तो इसके लिए जो वैल्यू आती है इसको जी के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो टेंजेंट स्ट्रेस अपॉन शेयर्ड स्ट्रेस, टेंजेंट स्ट्रेस यानी फोर्स अपॉन एरिया, और शेयर्ड स्ट्रेस को थीटा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो यानी इस टर्म का हमारे पास फार्मूला बनता है जी इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए डेल्टा एक्स, न्यूटन मीटर स्क्वायर, अगेन वही वैल्यू, और केवल यही एक वैल्यू जो जीरो होती है आइडियल लिक्विड के लिए, जीरो। ओके, शेयर्ड मॉडुलस फॉर आइडियल लिक्विड इज जीरो। वैल्यूज़ यहाँ पे आपके पास इसकी गिवन है। अब इसकी एप्लीकेशन है हमारे पास इलास्टिसिटी की, जैसे आपके पास वाई के ईटा। ओके, वट फ्लूइड लिक्विड गैसेस, तो ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। ब्रिज आर डिक्योर्ड अनसेफ आफ्टर लॉन्ग यूज़, कि जो ब्रिजेस हैं आपके पास आयरन के हो गए अदर मटेरियल, काफ़ी टाइम के बाद उन वो ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं, नहीं आपने देखा होगा 20-25 साल के बाद चेंज करना पड़ता है। रीज़न क्या है, रीज़न यही है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, कि वो उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा जो फोर्सेस है वो उनकी जो इलास्टिसिटी है वो कम हो जाती है। ओके, तो ये सारी एप्लीकेशंस हैं आपके पास जो कि हम आपके लिए यहाँ पे छोड़ते हैं। ओके, ये सारी एप्लीकेशंस हैं आपके पास, और ये लास्ट में पूरे चैप्टर का समअप है। तो अगर आप इस समअप को भी पढ़ लें वो भी काफ़ी है, बट पीछे एक्सप्रेशंस हैं आपके पास तो उनको पढ़ना भी ज़रूरी है। ओके, सो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।